हेलो बच्चों, मैं श्यामली तिवारी आपका स्वागत करती हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट केपलर्स लॉज। केपलर्स आने के पहले, दैट इज़ इन एंशियंट टाइम्स, लोगों की यह धारणा थी कि अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड अर्थ के अराउंड सब कुछ रिवॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्स, मून, सन एंड प्लैनेट्स, एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। उस मॉडल को नाम दिया था जियोसेंट्रिक मॉडल। ये देखिए, यहाँ हम इस फिगर में देख सकते हैं कि अर्थ क्या है, सेंटर है यूनिवर्स का, और इसके अराउंड में सब कुछ रिवॉल्व हो रहा है। यहाँ तक कि सन भी अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व हो रहा है। बट एक्चुअल में हमें पता है कि ऐसा नहीं होता है। ये हमें किसने बताया कि ऐसा नहीं होता है? जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, स्टडी बढ़ी, कोपरनिकस नाम के साइंटिस्ट ने लोगों के इन फंडामेंटल सोच को गलत ठहराया और उन्होंने स्टडी के बाद हमें यह बताया कि अर्थ इज़ नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, व्हाइल सन इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। इस मॉडल का नाम है हेलिसेंट्रिक मॉडल। हेलिसेंट्रिक, ये देखिए यहाँ पे क्या है, सन इज रिवॉल्विंग, सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये करेक्ट मॉडल था जो हमें कोपरनिकस ने दिया था। बट कोपरनिकस में एक्चुअली द कोपरनिकस मेड अ मेजर रिवॉल्यूशन इन हिस्ट्री ऑफ साइंस, बिकॉज अभी तक सिर्फ उनकी थियरी ऐसी थी जो लोगों के फंडामेंटल सोच के बिल्कुल अपोजिट थी। तो उसके वजह से क्या हुआ, उन्हें बहुत सारे सवालों का लोगों के जवाब देना पड़ा। बट ही फेल्ड टू एक्सप्लेन द पाथ ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट। जब कोपरनिकस फेल हो गए तो यूनिवर्स की एक्चुअल ब्यूटी समझाने आए जोन्स केपलर। ही ऑल्सो स्टडीड द नेचर ऑफ प्लैनेट एंड गिव्स अस 3 लॉज दैट आर कॉल्ड केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो चलिए देखते हैं जोन्स केपलर के बारे में कि जॉन केपलर कौन थे और उनकी थ्योरी हमें क्या बता रही है। ठीक है, तो Johannes Kepler, a German astronomer, analyzed the data of planetary motion. From his analysis and the data, he gave the 3 laws of planetary motion known as Kepler's laws of planetary motion. He announced his first 2 laws in 1609 and 1619. According to him, Kepler's law, let us see the Kepler's laws of planetary motion. Kepler's laws of planetary motion का first law. This law is also called as law of elliptical orbit. Each planet revolves in an elliptical orbit with sun at its focus. इनका इसमें बोलना यह था कि हर जो सन है, सन जो है वो जो अर्थ है वो सन के इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होती है और इलिप्स के 2 सेंटर होते हैं। मीन्स इलिप्स में 2 मेन पॉइंट होते हैं। ये देखिए, हम यहाँ दिखा सकते हैं, ये एक पॉइंट है मेन और ये एक पॉइंट है। तो ये जो 2 पॉइंट है, दीज आर नथिंग बट द 2 सेंटर्स ऑफ दिस इलिप्स एंड दिस 2 सेंटर्स एट दिस 2 सेंटर्स, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक सेंटर पे सन क्या रहेगा, ये फोकस के सन वो फोकस पर रहेगा। ये जो 2 सेंटर है इनको हम फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने हमें ये बताया कि ये एक फोकस के ऊपर सन रहेगा करके। तो ईच प्लैनेट रिवॉल्व इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट इट्स फोकस। फोकस के ऊपर क्या है, सन है। अकॉर्डिंग टू द केपलर, उन्होंने हमें क्या बताया कि अर्थ रिवॉल्व हो रहा है इन एन इलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन। तो ये जो शेप है, शेप ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्लैनेट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी। लेट अस सी व्हाट इज मीन बाय इसेंट्रिसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसेंट्रिसिटी ये मैथमेटिक्स में की एक ऐसी टर्म है जो हमें कोनिक सेक्शन के बारे में बताती है। मीन्स अगर कोनिक सेक्शन इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर दैट यूनिकली कैरेक्टराइजेज इट्स शेप। मीन्स कोनिक शेप में एक इसेंट्रिसिटी नाम का जो एक टर्म होती है वो हमें हमारे ऑर्बिट की या फिर कोई भी सेक्शन की शेप बताती है कि वो कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं इलिप्टिकल पाथ के बारे में, तो हमें पता रहना चाहिए कि इप्सिलॉन इज द इसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज लेस देन 1, बिकॉज
कोई भी इलिप्टिकल पाथ का जो इसेंट्रिसिटी होती है वो लेस देन 1 होती है. व्हेन इप्सिलॉन इज लेस देन 1 द शेप ऑफ द ट्रेजेक्टरी इज एन इलिप्स एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज निगेटिव. टोटल सिस्टम कैसे हो जाएंगी? निगेटिव हो जाएंगी. दैट इज अट्रैक्टिव. सो द प्लैनेट इज बाउंड टू द सन एंड मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ. मीन्स सन और अर्थ क्या हो गए? यहाँ पे बाउंड हो गए एक दूसरे को. मीन्स नॉट ओनली अर्थ बट एनी प्लैनेट. ओके, दिस प्लैनेट बाउंड हो गए और उसकी वजह से क्या हो रहा है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो मूव हो रहे हैं. इन any planet moves around the sun in close elliptical orbit with sun at its focus, okay, which is the center of the coordinate system of ellipse as shown in this figure. This one is the focus which we have already told. And the distance, ये जो distance होता है ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, क्योंकि ये वाली कैसी लेंथ है? एक्सिस से ये वाले पॉइंट की सबसे लंबी लेंथ है, इसलिए वो क्या होता है? बहुत दूर होता है. तो उसे हम क्या कहते हैं? पेरिलियन फास्टेस्ट मोशन कहते हैं. यहाँ पे जो जब प्लैनेट होता है तो उसकी जो मोशन होती है वो फास्ट होती है, और वो जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? पेरिलियन डिस्टेंस कहते हैं. उसके बाद ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये सबसे कम डिस्टेंस होता है, क्योंकि इलिप्स है. वहाँ पे जो होता है प्लैनेट कैसा होता है? फोकस के नज़दीक होता है. फोकस के नज़दीक होता है इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? एफिलियन डिस्टेंस कहेंगे. और वो टाइम पे जब प्लैनेट हमारा ये एफिलियन डिस्टेंस पे हो तो हम वहाँ पे वो कौन सी मोशन परफॉर्म करेंगे? एफिलियन स्लोएस्ट मोशन परफॉर्म करेंगे. तो ये था हमारा केपलर्स के फर्स्ट लॉ के बारे में. तो चलिए अब देखते हैं केपलर्स का सेकेंड लॉ. केपलर्स सेकेंड लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इक्वल एरियाज. लॉ ऑफ इक्वल एरिया इसे क्यों कहा जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज द सेकेंड लॉ. The second law is the radius vector, that is the line joining the sun and the moving planet, sweeps out equal area in equal interval of the time. Okay, यहाँ पे अभी हमने देखा उन्होंने क्या कहा था? प्लैनेट मूव हो रहा है, ये एक एरिया है, ये एनिलियन डिस्टेंस है हमारा, क्योंकि यहाँ से नियरली ये सेम है, डिस्टेंस जो है वो कम है, नॉट मैक्सिमम. फास्टेस्ट मोशन यहाँ पे होंगी क्योंकि ये हमारा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए फास्टेस्ट मोशन यहाँ पे होंगी, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे स्लोएस्ट मोशन होंगी. ठीक है, तो ये जो प्लैनेट की अब मोशन हम कर रहे हैं यहाँ से स्लो मोशन हो रहा है प्लैनेट का, और यहाँ पे क्या हो रहा है? एरिया स्विप्ट आउट हो रहा है, एरिया 1. ये एरिया दैट इज प्लैनेट मूव्स फ्रॉम P1 टू P2 इन टाइम t, दैट इज एरिया 1. क्या हो रहा है? एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2 हो रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2 इसलिए हो रहा है क्योंकि प्लैनेट मूव्स इन अ This indicates that area 1 is equal to area 2, means area 1 is equal to area 2. ओके, तो यहाँ पे हमें मेन क्या मिल रहा है कि dA अपॉन dt मीन्स एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग हम अगर कंसिडर कर रहे हैं J इज इक्वल टू, अगर हमारा एंगुलर मोमेंटम है तो हमें पता है J की वैल्यू क्या होती है? mvr. और जब हम इसको ओमेगा के फॉर्म में लिखते हैं तो हमें मिलता है mr² ओमेगा. ओके, और यहाँ पे हमें डिस्टेंस एरिया के बीच में का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मीन्स हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया स्विप्ट आउट इन इक्वल टाइम हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हम dA अपॉन dt फाइंड आउट कर रहे हैं, और हमें dA अपॉन dt की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या मिलती है? J अपॉन 2m इतनी मिलती है. J अपॉन 2m अगर हमें वैल्यू मिलती है तो ये J अपॉन 2m क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया ना. तो dA अपॉन dt जो हो गया ये भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया. dA अपॉन dt, if I am getting dA upon dt is equal to constant, then what happened? What it means actually? It means radius vector sweeps out equal area in equal interval of time. That is the aerial velocity of the planet revolve अराउंड द सन इज कांस्टेंट. मीन्स जो एरिया वो एक वेलोसिटी से कवर हो रहा है वो कैसा हो रहा है?
सेम एरिया कवर हो रहा है, मीन्स उन दोनों का A1 और A2 कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। यही हमें इस लॉ के थ्रू बताना था। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड इसे क्यों कहा जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज द केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ पीरियड। The square of the periodic time of revolution of the planet about the sun is directly proportional to the cube of the semi-major axis of the orbit। यहाँ पे हम लोगों ने पहले बताया था इलिप्स को क्या होते हैं, दो फोकस होते हैं। यहाँ पे एक फोकस है और यहाँ पे एक फोकस है। उनमें से पहले फोकस के ऊपर क्या है, हमारा सन यहाँ पे हमने रखा है। मीन्स कोई भी एक के ऊपर हमारा सन होता है। और ये कौन सा डिस्टेंस है, पेरिलियन डिस्टेंस है। और ये कौन सा है, एफिलियन डिस्टेंस है। और प्लैनेट हमारा यहाँ पे, अगर प्लैनेट का जो अगर हम टाइम पीरियड कंसिडर करते हैं, इतना टाइम पीरियड अगर हम रिवॉल्यूशन के लिए लगता है प्लैनेट को, ऐसा अगर हम कंसिडर करते हैं, तो उसका जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोला हुआ है सेमी मेजर एक्सिस। मीन्स मैक्सिमम डिस्टेंस जितना उसको कवर करना पड़ रहा है उसके क्यूब के इतना हो रहा है। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो एक्चुअली में टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय द टाइम पीरियड? टी को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, एरिया ऑफ इलिप्स। ठीक है, सबसे पहले तो हमें एरिया पता होना चाहिए, एरिया ऑफ इलिप्स। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ, एरिया ऑफ इलिप्स अपॉन टोटल एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी हमें पता होनी चाहिए, सही है। तो फिर अगर हमें एरिया ऑफ इलिप्स पता है, एरिया ऑफ इलिप्स कितना होता है, टी इज इक्वल टू वॉट, T is equal to pi A and B. Pi AB, here it is the small distance A and it is the distance B. ठीक है, अगर मैं ऐसा कंसिडर करती हूँ तो pi AB अपॉन एरियल वेलोसिटी को मैं क्या कंसिडर करूँगी, इन टर्म्स ऑफ J, दैट इज एंगुलर मोमेंटम में क्या होगा, J अपॉन 2m। व्हाट इज इट, J अपॉन 2m। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अब मैं इसको ये टी को, मतलब ये टाइम का मुझे करना है, टी का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, वो आर के प्रोपोर्शनल में क्यूब में बताना है। मतलब यहाँ पे आर मतलब हमने ये वाला डिस्टेंस लिया था, यहीं पे हमारा ए या बी भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं टी का स्क्वायर कर दूंगी, तो इन सब का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स व्हाट आई एम गेटिंग, 4m स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन जे स्क्वायर, ऐसा मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर मैं उसको और आगे सॉल्व करूँ तो व्हाट आई एम गेटिंग टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन जे स्क्वायर। और उसके b की जो वैल्यू है, b की हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ए जे स्क्वायर अपॉन जी एम स्क्वायर कैपिटल M। इतनी वैल्यू हम पुट करेंगे। अगर हम इतनी वैल्यू इसकी पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ए क्यूब। हमने ए किसे कहा था, इसे हमने ए कहा था, और ये बी की, या इसे बी कहा था, तो ये बी की वैल्यू हमने बी इज इक्वल टू पुट कर दिया था, जे स्क्वायर ए जे स्क्वायर अपॉन जी यम स्क्वायर यम, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला इक्वेशन प्रूव करके बता दिया। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं, द स्क्वायर ऑफ द पीरियोडिक टाइम मीन्स टी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट। ओके, तो द स्क्वायर ऑफ पीरियोडिक टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अबाउट द सन, okay, divide by the cube of the semi-major axis of the orbit is constant. What is it? Constant. या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, according to in this form, the square of the periodic time of revolution of the planet about the sun is directly proportional to the cube of the semi-major axis of the orbit. In this way, we have learned about three Kepler's laws. I hope you will understand. Thank you.